मैं डॉक्टर विजयकांत तिवारी, प्रवक्ता भूगोल विभाग, आज आप लोगों को बीए सेकंड ईयर में प्रथम पेपर के रूप में पढ़ाए जाने वाले आर्थिक भूगोल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए भूगोल है क्या। भूगोल है क्या? भूगोल के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके होंगे। भूगोल शब्द हिंदी भाषा के दो शब्दों से भू प्लस गोल से मिलकर बना है, जिसमें भू का अर्थ पृथ्वी होता है और गोल का अर्थ गोलाकार होता है। इस प्रकार भूगोल का सामान्य अर्थ गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना होता है। आप लोग जानते हैं भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफिया शब्द से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार जियोग्राफी का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल विषय की समय समय पर अनेक विद्वानों द्वारा अपने अनुसार परिभाषित किया गया है, लेकिन जितनी भी परिभाषाएं अब तक दी गई हैं उसमें सर्वोत्तम परिभाषा रिचर्ड हार्टसोन की है। रिचर्ड हार्टसोन ने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भूगोल पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्तिसंगत वर्णन करता है। कहने का मतलब ये है कि भूगोल जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की भिन्नताएं, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं सागर, कहीं महासागर पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भूगोल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के साथ साथ जैव मंडल का भी अध्ययन करता है। इसकी विशालता को देखते हुए तो पीटर हैगेट ने यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि स्वयं मानव का शरीर ही भूगोल का विषय क्षेत्र है, क्योंकि मानव शरीर की संरचना क्षितिजल, पावक, गगन, समीर से बनी है। कहने का मतलब ये है हम जिधर भी देखते हैं, चाहे हमारी आंखें देख पाएं या न देख पाएं, सब कुछ भूगोल का विषय क्षेत्र है। लेकिन भूगोल का विकास दिनों दिन इतने तेजी के क्रम में हुआ कि पहले तो भूगोल का अध्ययन एक समग्र विज्ञान के रूप में होता था, लेकिन जर्मन के विद्वानों ने भूगोल को दो वर्गों में बांट दिया, जिसमें नंबर 1 है भौतिक भूगोल और नंबर 2 है आर्थिक भूगोल, नंबर 2 है मानव भूगोल। यानी इसका विषय क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि भूगोल आगे चलकर दो भागों में, दो शाखाओं में बंट गया, जिसमें पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, जो आप बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड पेपर के रूप में पढ़ भी चुके हैं। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में फिलिप ने लिखा है कि भूगोल ज्ञान रूपी वह वृक्ष है जिसकी जड़ें
भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित हैं और उसकी शाखाएं मानव भूगोल को आच्छादित करती हैं। कहने का मतलब, यदि हम भूगोल को एक वृक्ष मान लें तो उसकी जड़ें भौतिक भूगोल होंगी और उसकी संपूर्ण शाखा मानव भूगोल के रूप में पल्लवित और पुष्पित होगी। अब यहाँ प्रश्न आता है, भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल को हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। यानी प्रकृति प्रदत्त उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करना भौतिक भूगोल है। नंबर 2, मानव भूगोल। मानव के क्रियाकलापों से संबंधित जो भी विषय अध्ययन करता है उसे मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। भौतिक भूगोल की भी कई शाखाएं हैं और मानव भूगोल की भी कई शाखाएं हैं, लेकिन मानव भूगोल की एक प्रसिद्ध शाखा आर्थिक भूगोल है। अब आर्थिक भूगोल, यहाँ आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि आर्थिक भूगोल जो आपको बीए सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर के रूप में अध्ययन करना है वह है आर्थिक भूगोल। यानी आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है? मानव भूगोल की। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। प्रमुख शाखा क्यों है? क्योंकि यह मानव के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अर्थ का अध्ययन करती है, पैसे का अध्ययन करती है, इसलिए यह मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। अब यहाँ आप आइए आर्थिक भूगोल, जिसका आपको अध्ययन करना है। अब आर्थिक भूगोल आया कहाँ से? आप इतना तो जान गए कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है, लेकिन आर्थिक भूगोल बना कैसे? तो इसके बारे में आप जानिए। आर्थिक भूगोल का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1839 ईस्वी में ची सोल्म महोदय ने वाणिज्य भूगोल नाम की एक पुस्तक की रचना की। 1839 ईस्वी में ची सोल्म महोदय ने वाणिज्य भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने वाणिज्य भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की संपूर्ण क्रिया का जो पृथ्वी पर अध्ययन करता है उसे वाणिज्यिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसी दरमियान 1882 ईस्वी में जर्मन के विद्वान गोट्स ने वाणिज्यिक भूगोल के स्थान पर आर्थिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया। चूंकि इन्होंने सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें आर्थिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। और आर्थिक भूगोल शब्द इतना प्रचलित हुआ कि वाणिज्यिक भूगोल के स्थान पर वाणिज्यिक भूगोल अपना नाम परिवर्तित करके आर्थिक भूगोल के रूप में प्रारंभ हो गया और 1882 से वाणिज्यिक भूगोल के स्थान पर आर्थिक भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा। अब यहाँ आप आइए, आप तो जान गए, यहाँ आपको इतनी बातें जान लेनी चाहिए कि आर्थिक भूगोल
का प्राचीन नाम क्या है? वाणिज्यिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के जनक कौन हैं? ची सोल महोदय। आर्थिक भूगोल के जनक कौन है? ची सोल महोदय। अब आप इस पर आइए, आर्थिक भूगोल है क्या? इसका पहला शब्द है आर्थिक। आर्थिक, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव की क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। भौतिक शास्त्र का नियम है कि कोई भी व्यक्ति यदि जन्म लेता है तो बिना क्रिया किए हुए वह रह नहीं सकता। मानव की क्रियाओं को आप सबसे पहले इसको समझिए। मानव की क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। मानवीय क्रियाएं, यहाँ आप देखिए, मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक आर्थिक क्रिया और नंबर दो अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है मानव के वे क्रियाकलाप जिसमें मानव कार्य करे और बदले में उसे जब पैसे की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे वे कार्य जिसमें हम काम करें और हमें पैसे की प्राप्ति हो तो मेरा वह कार्य क्या होगा? आर्थिक होगा। जैसे एक अध्यापक का विद्यालय में पढ़ाना, जब वहाँ वो पढ़ाता है तो उसे बदले में वेतन की प्राप्ति होती है तो उसे उसके इस कार्य को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। वहीं दूसरा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें मानव कार्य तो करता है लेकिन उसे पैसे की प्राप्ति नहीं होती। जैसे वही अध्यापक जब अपने घर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो वहाँ तो परिश्रम वो करता है लेकिन उसे पैसे की प्राप्ति नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है जिसमें हम काम करें पैसा न मिले वह अनार्थिक क्रियाकलाप है। अब यहाँ देखिए, आप जान गए आर्थिक क्या है। यानी कहने का मतलब आर्थिक का मतलब होता है मानव के वे क्रियाकलाप जिसमें मानव कार्य करे और उसे पैसे की प्राप्ति हो। अब देखिए आप आर्थिक भूगोल आप ऐसे बता दीजिए कि आर्थिक भूगोल हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थिक भूगोल हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थिक प्लस भूगोल। आर्थिक का अर्थ होता है मानव की आर्थिक क्रियाएं, मानव की आर्थिक क्रियाएं। और गोलाकार पृथ्वी का अर्थ होता है, भूगोल का अर्थ होता है गोलाकार पृथ्वी। भूगोल का अर्थ होता है गोलाकार पृथ्वी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गोलाकार पृथ्वी के ऊपर, गोलाकार पृथ्वी के ऊपर, यहाँ से अर्थ आप निकालिए स्पष्ट हो जाएगा। गोलाकार पृथ्वी के ऊपर जो भी विषय मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है उसे आर्थिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। आर्थिक भूगोल को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स जियोग्राफी कहा जाता है। आर्थिक भूगोल को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स जियोग्राफी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जियोग्राफी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के इको प्लस नॉमिस,
नामिस शब्द से बना है जिसमें इको का अर्थ होता है धन और नामिस का अर्थ होता है अध्ययन करना। जियोग्राफी का अर्थ आप जान ही रहे हैं, जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार इको नामिस जियोग्राफी का सामान्य अर्थ होता है गोलाकार पृथ्वी पर मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना। इतना आप जान गए आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। आर्थिक भूगोल की परिभाषा। आर्थिक भूगोल की परिभाषा। आर्थिक भूगोल को समय समय पर अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। नंबर 1 ब्राउन के अनुसार। नंबर 1 ब्राउन के अनुसार। ब्राउन ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ब्राउन ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव कोई भी क्रियाकलाप करता है उस पर वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए ट्रीवार्था ने लिखा है कि मानव किसी कारक से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि वह पर्यावरण से होता है। जैसे गर्मी के महीनों में हमारी कार्य क्षमता घट जाती है और ठंडी के महीनों में हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगली परिभाषा आप देखिए, नंबर 2 मर्फी के अनुसार। मर्फी ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आर्थिक भूगोल धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली मानव के आर्थिक क्रियाओं में समानता और विभिन्नता का अध्ययन करता है। इनकी परिभाषा पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे धरातल पर कहीं भी मानव की आर्थिक क्रियाएं एक समान नहीं हैं। जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ किसानों के आय का एकमात्र जरिया कृषि होती है, प्राथमिक उद्योग से संबंधित होती है। वहीं जब हम शहर के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आय का एकमात्र जरिया उद्योग होता है। कहने का मतलब धरातल पर मानव की आर्थिक क्रियाएं एक निश्चित क्षेत्र पर बदलती रहती हैं, उसमें कुछ समानता पाई जाती है और कुछ भिन्नता पाई जाती है। समानता यह पाई जाती है कि गांव में आय का जरिया कृषि होती है और शहर में आय का जरिया उद्योग होता है। समानता ये है कि दोनों का उद्देश्य धन प्राप्त करना, क्षुधा की पूर्ति करना है और अंतर ये है कि यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और वह औद्योगिक प्रधान आर्थिक क्रिया है। इसके साथ मर्फी के बाद जो है बुकानन ने लिखा है कि बुकानन ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आर्थिक भूगोल, देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है, आर्थिक भूगोल मानव के आवास के संदर्भ में
उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए, इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल मानव के आवास के संदर्भ में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे मानव की आर्थिक क्रियाएं उन्नत होती जाती हैं, उसके आवास की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। कच्चे मकान के स्थान पर पक्के मकान, मकान के स्थान पर महल बनते चले जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है, धरातल पर कहीं भी एक जैसी मानवीय बस्ती नहीं पाई जाती और वह बस्ती मानव के आर्थिक स्थिति की सूचक होती है। किसी की आर्थिक स्थिति अगर ऊंची होगी तो उसका मकान ऊंचा होगा, किसी की आर्थिक स्थिति नीची होगी तो उसका मकान थोड़ा नीचा होगा। इसका अध्ययन भी आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए पॉन्स ने लिखा है कि, पॉन्स की परिभाषा आप देखिए, पॉन्स ने लिखा है कि आर्थिक क्रियाएं पृथ्वी पर अनेक प्रकार की होती हैं। वह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो सकती हैं। उन सब का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल है। आर्थिक क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इन तीनों का अध्ययन जो करता है वही आर्थिक भूगोल कहलाता है। कहने का मतलब, उपरोक्त परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है वह मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल संसार के उन सभी देशों में आर्थिक क्रियाओं में विविधता, समानता के साथ साथ उसका सम्यक और वैज्ञानिक विवेचन करना भी आर्थिक भूगोल का कार्य होता है। अब हम आपको आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। परिभाषा के बाद अब आप आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र, अब हम विषय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, पैसे का विषय क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे सीमाओं में पंक्तिबद्ध नहीं किया जा सकता। क्योंकि संसार के किसी भी कोने में यदि मानव निवास करेगा तो अपनी जीवन नैया को पालन करने के लिए उसे कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाकलाप अवश्य करना पड़ेगा। और जैसे ही मानव कुछ आर्थिक क्रियाकलाप करेगा, वह आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बन जाता है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में विद्वानों में एक रूपता नहीं पाई जाती। कुछ विद्वान कहते हैं कि केवल मानव की अनिवार्य आवश्यकता, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान ही आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, अनिवार्य आवश्यकता के साथ साथ आरामदायक आवश्यकता भी आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, आरामदायक आवश्यकता के साथ साथ विलासितापूर्ण आवश्यकता की पूर्ति भी आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हटिंगटन ने तो यहाँ तक लिख दिया है, हटिंगटन ने तो यहाँ तक लिखा है कि आर्थिक भूगोल उन तमाम रीति रिवाज, परंपरा, सभ्यता, संस्था, उद्योग, विधि, तकनीक, योग्यता
का अध्ययन करता है, जो धरातल पर मानव के जीविकोपार्जन को विकसित करता है। यानी कहने का मतलब ये है, वे सभी कार्य जो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित करती हैं या संचालित करने में मदद करती हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से मदद करें व अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद करें, उन्हें आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। फिर भी विद्वानों ने आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1, आर्थिक भूगोल उत्पादन का अध्ययन करता है। यहाँ एक शब्द आया उत्पादन। उत्पादन किसे कहा जाता है? वस्तुओं में तुष्ट गुण का सृजन करना। वस्तुओं में तुष्ट गुण का सृजन करना, किसी वस्तु को मानव के लिए उपयोगी बना देना ही उत्पादन है। उत्पादन कई प्रकार से होता है, जैसे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जैसे मिट्टी का टुकड़ा बेकार की चीज़ है, लेकिन जब कुम्हार उस मिट्टी के टुकड़े को बर्तन के रूप में परिवर्तित कर देता है, खिलौना बना देता है, घड़ा बना देता है, तो वहाँ रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन हो जाता है। नंबर 2, स्थान परिवर्तन द्वारा। स्थान परिवर्तन द्वारा भी उत्पादन होता है। आप जानते हैं, जैसे थार के मरुस्थल का जो रेत है, बालू है, वहाँ तो बेकार की चीज़ है, लेकिन जैसे ही परिवहन के साधनों के द्वारा वह दुकान पर आ जाती है, वह उत्पादन हो जाता है। नंबर 3, समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन होता है। जैसे समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन, जैसे जब यहाँ ठंडी का महीना होता है, तो जो ठंडे पेय पदार्थ हैं वे यहाँ बेकार हो जाते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले का रोजगार चला जाता है। लेकिन अगर उसी को गर्म प्रदेशों में कर दिया जाए, केवल स्थान समय परिवर्तित कर दिया जाए, तो वह क्या होता है, थोड़ा उत्पादन के रूप में बदल जाता है। अब यहाँ उत्पादन को आर्थिक भूगोल के विद्वानों ने 3 वर्गों में, कुछ लोग 3 वर्गों में, कुछ लोग 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जो निम्न है। नंबर 1 देखिए, प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन, B द्वितीयक उत्पादन, C तृतीयक उत्पादन। देखिए, उत्पादन को आर्थिक भूगोल के विद्वानों ने 3 वर्गों में बांटा है। वैसे तो उत्पादन हमने आपको बताया कि स्थान परिवर्तन द्वारा, रूप परिवर्तन द्वारा, अधिकार परिवर्तन द्वारा, स्वामित्व परिवर्तन द्वारा अनेक प्रकार से होता है। लेकिन आर्थिक भूगोल के विद्वानों ने उत्पादन के यहाँ 3 प्रकार बताए हैं। प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन प्रकृति प्रदत्त, जब मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का बिना रूप परिवर्तन किए हुए सीधा उपयोग कर लेता है, तो उसे प्राथमिक उत्पादन के नाम से जाना जाता है। जैसे जंगल से फल प्राप्त करना, जंगल से लकड़ी प्राप्त करना, खनन करना, आदिम ढंग से खेती करना आदि। द्वितीयक उत्पादन, जब मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उपयोग करता है, रूप परिवर्तन करके उनका उपयोग करता है, तो उसे द्वितीयक उत्पादन के नाम से जाना जाता है। जैसे फर्नीचर उद्योग, कारखाने इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीयक उत्पादन, तृतीयक उत्पादन किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता, बल्कि द्वितीय उत्पादन में रूप परिवर्तन में जो यंत्र, उपकरण, परिवहन के साधन जो मदद करते हैं, उन्हीं को तृतीयक उत्पादन के
रूप में जाना जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आम का फल। यदि हम जंगल से आम को तोड़कर खा लें बिना रूप परिवर्तन किए हुए, प्राथमिक उत्पादन हो जाएगा। जंगल से हम आम के फल को तोड़कर खा लें, प्राथमिक उत्पादन। उसका हम अचार बनाकर प्रयोग करें, रूप परिवर्तन करके प्रयोग करें, द्वितीयक उत्पादन। अब तृतीयक उत्पादन अचार बनाने में, आम को लाने में, काटने में जो जो यंत्र उपकरण जिन जिन विधियों का प्रयोग किया गया, तकनीक, मसाले जिनका प्रयोग किया गया, उसे तृतीयक उत्पादन के नाम से जाना जाता है। अब नंबर 2 आप आइए, यानी आर्थिक भूगोल उत्पादन का अध्ययन करता है। नंबर 2 आर्थिक भूगोल विनिमय का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल विनिमय का अध्ययन करता है। यहाँ आप जानिए, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, क्रय विक्रय, आयात और निर्यात। जितना ये शब्द कहने में छोटा लगता है, वास्तव में उतना छोटा है नहीं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बिना विनिमय के चल नहीं सकती, उसे मजबूर होकर विनिमय का कार्य करना पड़ता है। यानी जब छोटे स्तर से लेकर, एक पारिवारिक जीवन से लेकर देश स्तर तक, विश्व स्तर तक आयात और निर्यात, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठन, ओपेक जैसे आदि इत्यादि संगठन जो हैं, इन सब का अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। यानी संपूर्ण प्रकार की विनिमय की व्यवस्था, अदला बदली, जहाँ क्रय विक्रय, आयात निर्यात, खरीदारी होती है, उसे आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नंबर 3 आर्थिक भूगोल उपभोग का अध्ययन करता है। उपभोग का अध्ययन करता है। अब यहाँ उपभोग क्या है? आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उपभोग का भी अध्ययन करना होता है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे भूख लगने पर भोजन करना, यानी यहाँ पर उपभोग का भी अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है कि किस देश में, किस समाज में, किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है और उसका कितनी मात्रा में उपभोग होता है, कितनी मात्रा में उसका आयात और निर्यात होता है। इस प्रकार हम आर्थिक भूगोल, विद्वानों ने आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया है, लेकिन डॉक्टर अलका गौतम ने आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को एक चार्ट के माध्यम से बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। अलका गौतम ने अपनी आर्थिक भूगोल की किताब में आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है, जो निम्न है। यहाँ आप ऊपर लिखेंगे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। यहाँ आप लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन। अगला है व्यापारिक क्रिया।
इसको 3 वर्गों में उन्होंने वर्गीकृत किया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन में पहला है स्थिति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है खनिज संसाधन, चौथा है ऊर्जा संसाधन, पांचवा है प्राकृतिक नव्य संसाधन। इसमें जनसंख्या घनत्व, वितरण, लिंगानुपात, सामाजिक परंपरा, सामाजिक विशेषता, व्यापारिक क्रियाओं में वाणिज्य, विनिमय, व्यापार और विभिन्न प्रकार के संगठन। अलका गौतम ने आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है, जिसकी व्याख्या उन्होंने प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, व्यापारिक संसाधन के रूप में किया है। आज हम आपको यहीं तक बताएंगे। धन्यवाद। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी।